इंडियन इनकम किसको कहा जाएगा? इनकम टैक्स ने क्या कहा? इनकम टैक्स ने बताया कि यदि आपकी इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है या फिर उसे इनकम टैक्स ने डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया तो वो इंडियन इनकम। दूसरा बोलता है कि यदि आपकी इनकम एक्रू या अराइज हुई है इंडिया में या डीम्ड टू बी एक्रूड या अराइज हुई है इंडिया में तो वो इंडियन इनकम है। ठीक है। इनकम टैक्स बोलता है कि आप आंख बंद कर लो ऐसे और इनकम टैक्स लगा दो किस पर? इंडियन इनकम पर। इंडियन इनकम जब आप देखेंगे तब आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाले पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं। इंडियन इनकम है, टैक्सेबल है, इनकम टैक्स ये बोलता है। तो फिर हम रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ें? सातों पर्सन का इतना सारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ें? वो हमने पढ़ा है फॉरेन इनकम के लिए। ठीक है। यदि आपकी इनकम फॉरेन इनकम है तब हमको रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर देखना पड़ेगा कि आपकी वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। पहले आपको क्या देखना है कि आपकी इनकम इंडियन है या फॉरेन। इंडियन है तो टैक्सेबल है, कोई भी केस हो टैक्सेबल है, आंख बंद कर लो टैक्सेबल है। यदि वो फॉरेन इनकम हो जाती है ना, तब आपको देखना है कि वो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट में ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। दूसरा नॉन रेसिडेंट, किन किन केसेस में टैक्सेबल होगा ये फॉरेन इनकम, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब फॉरेन इनकम बोलेंगे किसको? पहले आपको तो ये डिसाइड करना है ना कि फॉरेन इनकम होगा क्या। तो आप फॉरेन इनकम किसे कहोगे? इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स ने इंडियन इनकम के बारे में बता दिया। जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। मतलब ये कि या वो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है, न ही डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, न ही वो एक्रूड अराइज इन इंडिया है, न ही डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया है। ये चारों चीजें इंडिया में है ही नहीं, तो वो फॉरेन इनकम है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखते हैं कि फॉरेन इनकम पर टैक्स किस तरह से लगेगा, है ना। किन किन सिचुएशन में फॉरेन इनकम की चीज़ों को हम टैक्स लायबिलिटी के अंदर में लेकर के आएंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ। पीडीएफ कहाँ गया भाई? आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ जी। अहमद रजा। सर नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ। असल में ये गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ अभी दिखाई दिया? हाँ हाँ दिया। यस सर आ गया। यस सर। टेबल सर दिखाई दे रहा इसमें अभी तक की आपकी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है? नहीं, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं है, बीच की 2 या 3 क्लासेस वो रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है। और जो रिकॉर्डेड नहीं है वो उसमें कुछ एक तो टेक्निकल इशू आ गया था, मैं रिकॉर्ड किया था मगर वो कंप्लीट नहीं दिखा रहा था, करप्टेड दिखा रहा था और एक दिन तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया था। ओके ठीक है। ठीक है। वो जो क्लासेस रिकॉर्डेड थी उन सबको मैं यूट्यूब में भी डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। हाँ जी। अब देखते हैं कि फॉरेन इनकम, ऐसी कौन कौन सी फॉरेन इनकम है जो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर टैक्स लगेगा और जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। देखो पहले ही बता चुका हूँ, इंडियन इनकम है इसका मतलब है कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की तरह देखना भी नहीं है, सब इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है ना, इस तरह का टेबल आपकी बुक में भी है ना।
लेकिन मैंने ये टेबल थोड़े दूसरे तरीके से बनाया है, ये ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, इसमें सिचुएशन कम है, लेकिन इन सिचुएशन में सब कुछ कवर है जो बुक में दिया हुआ है। बुक में आपका 8 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पॉइंट में ही पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी है याद करने के लिए भी, ध्यान रखने के लिए भी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडियन इनकम यदि है तो वो क्या है, सारे केसेस में टैक्सेबल होती है, चाहे आप रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेसिडेंट हो, सब केस में टैक्सेबल। तो इस टेबल में मैंने जो कॉलम बनाए हैं वो कौन कौन से कॉलम है भाई, पर्टिकुलर जिसमें लिखा है काइंड ऑफ इनकम, किस तरह की इनकम है ना, किसी पर्सन को हुई इनकम किस तरह की इनकम, ये एक कॉलम है। दूसरा, यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं, एक आरओआर, आरओआर का मतलब है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये 3 कॉलम बने हुए हैं। 3 टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा हमने। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी किन के लिए होता है, एक तो इंडिविजुअल के लिए होता है, दूसरा एचयूएफ के लिए होता है, बाकी सब के लिए या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूअल इज इररिलेवेंट। मतलब ये क्या है, किस तरह की इनकम है भाई, ये इंडियन इनकम है ना, इंडियन इनकम जो कि इंडिया में रिसीव हुई या तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है, आपको भले रिसीव ना हुई है लेकिन इनकम टैक्स मान लिया है कि आपको रिसीव हुआ है। अब इनकम टैक्स मान लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो मान लिया तो आपको भी मानना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इनकम रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हुआ या तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, तो टैक्सेबल होगा क्या, चाहे आपका स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हो, चाहे आपका स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हो, चाहे आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट का हो, तीनों केसेस में उस इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो सारे कॉलम में देखो क्या लिखा हूं मैं, टैक्सेबल लिखा हूं। आई बात समझ में। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इनकम अक्रूज और अराइज इन इंडिया और deemed to be accrues or arise in India, receipt is irrelevant, रिसीव किया हो या ना किया हो इससे कोई मतलब नहीं, अगर एक्रू या अराइज इंडिया में हुआ है या फिर डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया है, मतलब ये किस तरह की इनकम है भाई, ये इनकम है इंडियन इनकम। अब क्योंकि इंडियन इनकम है, चाहे आपका स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हो, चाहे आपका स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हो, या आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट का हो, इंडियन इनकम है मतलब टैक्स लगेगा, टैक्सेबिलिटी आएगी, टैक्स लायबिलिटी आएगी, वो इनकम टैक्सेबल होगी। आ गई बात समझ में। सिंपल था इंडियन इनकम। इंडियन इनकम के केस में आपको ये देखना ही नहीं है कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि सभी केसेस में टैक्स लग रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा केस है कि जहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा, सभी के केस में टैक्स लग रहा है। ठीक है, मतलब इंडियन इनकम है मतलब टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 किसके लिए है, फॉरेन इनकम के लिए। ठीक है, फॉरेन इनकम का मतलब क्या हुआ भाई, न तो वो इंडिया में रिसीव हुआ है, न ही वो इंडिया में एक्रू या अराइज हुआ है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भारतीय डॉक्टर है ना, भारतीय कोई डॉक्टर है, सर्जन है, वो अमेरिका गया और वहां पर सर्जरी किया। ठीक है, भारतीय डॉक्टर था, यहाँ रायपुर का रहने वाला था, मान लीजिए वो गया अमेरिका, अमेरिका में मस्त सर्जरी वगैरह करके आ गया और उसको पैसा वहीं मिल गया, है ना, उसे जो सर्जरी का पैसा था अमेरिका वालों ने वहीं पर दे दिया। अब बताओ ये जो डॉक्टर को इनकम हुई सर्जरी करके, ये किस तरह की इनकम हुई, इंडियन इनकम हुई या फॉरेन इनकम हुई, फॉरेन फॉरेन इनकम बताइए। है। फॉरेन इनकम क्यों, फॉरेन इनकम है। क्योंकि रिसीव बाहर हुआ है, ठीक है, एक्रू और अराइज भी बाहर हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो फॉरेन इनकम। अब वो पैसा लेकर के इंडिया आया,
है ना। अब वो पैसा लेकर के इंडिया आया, अब उसे टैक्स पटाना है। तो इनकम टैक्स क्या देखेगा, पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेगा कि वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। और फिर ये डिसाइड करेगा कि उसकी सर्जरी की इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। आई बात समझ में। अब देखिए फॉरेन इनकम, पहला केस किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पहला कॉलम। ठीक है, यहाँ पर दो जगह टैक्सेबल लिखा है और इन दो टैक्सेबल के अपोजिट में यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है कि फॉरेन इनकम है ना, और ये इनकम कैसे आई है, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यदि ये सिचुएशन है और आपकी फॉरेन इनकम हुई, डॉक्टर का हॉस्पिटल कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, डॉक्टर का हॉस्पिटल जो बिजनेस चला रहा है वो इंडिया में है, या वो डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसका क्लिनिक वगैरह यहाँ इंडिया में है, वो या तो वो कहीं जॉब कर रहा है, इंडिया में ही जॉब कर रहा है, और वो कमाने के लिए गया कहाँ, अमेरिका, सिर्फ एक सर्जरी करने गया, फॉरेन गया, है ना। दूसरा, तो यदि वो उस डॉक्टर का रेसिडेंशियल स्टेटस आपने चेक किया और आपको पता चला कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहता है, पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेसिडेंट था, और साथ ही पिछले 7 सालों में वो इंडिया में 730 दिन से ज़्यादा रहा, तो वो कैसा रेसिडेंट बनेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और उसकी इस सर्जरी की इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इनकम टैक्स बोलता है हाँ, उसकी इस इनकम पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, या उसका जो प्रोफेशन है उसका सेटअप इंडिया में लगा हुआ है। अब आ जाते हैं, यदि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे बनेगा, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेसिडेंट नहीं था, या पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में 730 दिन से कम इंडिया में रहा था, मतलब वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उस केस में भी क्या होगा भाई, टैक्स तो लगेगा, टैक्सेबिलिटी आएगी। आई बात समझ में। अब यदि वो डॉक्टर नॉन रेसिडेंट हुआ तो नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या है, उसका बिजनेस इंडिया में है, उसका प्रोफेशन इंडिया में है, लेकिन वो पिछले साल प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा ही नहीं, पिछले साल इंडिया में रहा ही नहीं, 182 दिन से कम इंडिया में रहा, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। एक मिनट, गुप्ता सर का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर। वो आपको मेल किया था सर, वो लिस्ट निकाला था बच्चों का, तो वो आपको मेल भी किया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप कर दें। हाँ हाँ जी। तो यदि लेकिन यदि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब टैक्सेबल होगा, लेकिन यदि ये नॉन रेसिडेंट है, मतलब इंडिया में वो पिछले प्रीवियस ईयर में 182 दिन से कम रहा था, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो यदि नॉन रेसिडेंट होगा तो उस डॉक्टर की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब समझ में आया कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक कर रहे हैं, हम इस वजह से चेक कर रहे हैं ताकि हम ये देख पाए कि आपकी उस पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। आई बात समझ में। अब ये जो फॉरेन इनकम आपको जनरेट होगी ना, तो यहाँ दो सिचुएशन दिया हुआ है, या तो आपका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, या प्रोफेशन जो है उसका सेटअप इंडिया में है। ये तो बिजनेस इनकम की बात हो गई। बिजनेस इनकम के अलावा भी आपको कुछ इनकम हो सकती है, जैसे अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हो, है ना। आपने फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फॉरेन बैंक में एफडी करा के रखे हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपको रेंट मिल सकता है, आपकी फॉरेन में प्रॉपर्टी हो सकती है,
विदेश में आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को आप किराए पर दे सकते हो और वो किराया आपकी फॉरेन इनकम कहलाएगी। क्यों फॉरेन इनकम कहलाएगी? क्योंकि वो रिसीव कहाँ होगी? इन फॉरेन में होगी। यदि फॉरेन में रिसीव नहीं भी हुई तो एक्रू तो फॉरेन में होगी। हो सकता है आपका जो टेनेंट है वो आपके एसबीआई के इंडिया के अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, तो रिसीव तो इंडिया में हुआ, लेकिन एक्रू या अराइज कहाँ हुआ है भाई? एक्रू या अराइज तो फॉरेन में हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी अदर इनकम है, उन अदर इनकम के केस में यदि आप रेसिडेंट हैं तो वो इनकम टैक्सेबल होगी। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी है तो टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल नहीं होगी। तो एक बात गौर करना, इस पूरे टेबल को याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है? पहली बात, दो चीजें देखते हो आप, इंडियन इनकम या तो फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम सभी के केस में टैक्सेबल है भाई। उस समय आंख बंद कर सकते हो कि वो रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेसिडेंट, तीनों केस में टैक्सेबल है। याद हो गया? अब फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा इनकम? बिजनेस प्रोफेशन का इनकम और अदर इनकम। बिजनेस प्रोफेशन के केस में रेसिडेंट में टैक्सेबल है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के केस में टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं है। दूसरा, अदर इनकम में ऑर्डिनरी के केस में टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के केस में नॉट टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट के केस में नॉट टैक्सेबल है। यहाँ पर इस फॉरेन इनकम को इस तरह से भी याद कर सकते हो। याद करने का दूसरा तरीका क्या, कि यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो चाहे आपकी फॉरेन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो, सारी की सारी टैक्सेबल होगी। देख लो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में सिचुएशन कोई भी हो, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो, सारे केसेस में टैक्सेबल होगा। सिंपल है। नॉट ऑर्डिनरी के केस में सिर्फ किसमें नॉट टैक्सेबल होगा? अदर इनकम। फॉरेन इनकम जो कि बिजनेस वाली इनकम नहीं है, अदर इनकम है, उसके केस में नॉट टैक्सेबल है, बाकी सारे केसेस में टैक्सेबल है। और तीसरा, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट का मतलब है कि वो इंडिया में 182 दिन से कम रहा या 60 दिन 365 दिन से कम रहा तो वो नॉन रेसिडेंट है। मतलब उसका इंडिया में सिर्फ आना ही हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं, उसका इंडिया से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो उसकी इंडियन इनकम पर तो टैक्स लगेगा। लेकिन फॉरेन इनकम मतलब कोई मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति है ना, उसकी फॉरेन इनकम क्या कहलाएगी? वो अमेरिका के किसी कंपनी में जॉब करता है और उसको वहाँ ही इनकम हो रही है, वो इंडिया में ताजमहल देखने के लिए आया, ठीक है, तो इनकम टैक्स उसकी सैलरी की इनकम पर टैक्स लगाएगा क्या? नहीं लगा सकता ना, क्योंकि वो तो बाहर ही कमा रहा है, बाहर ही खर्चा कर रहा है, बाहर ही रिसीव कर रहा है ना। तो नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा, उसकी फॉरेन इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर देख लो, नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल दोनों केस, ठीक है। तो यही टेबल है और इसी टेबल को आप बुक में देखेंगे तो यहाँ 8 सिचुएशन बना दिया है और चीज़ें यही है, ठीक है। तो ये टेबल ज़्यादा इजी है उस टेबल की अपेक्षा। तो इस टेबल को याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं बनेगा। आई बात सर समझ में? हाँ जी। सर फॉरेन इनकम में रिसोर्सेज भी फॉरेन की रहेंगी ना, मतलब हर चीज फॉरेन की रहेगी हाँ इंक्लूडेड। फॉरेन, हाँ देखो, या तो फॉरेन इनकम का मतलब क्या हो रहा है इससे समझो। मतलब ये है कि वो रिसीव बाहर हुआ है या तो एक्रूड बाहर हुआ है ना। तो बाहर ही रिसीव हो रहा है, बाहर ही एक्रूड हो रहा है, मतलब फॉरेन के किसी रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है ना। इंडियन इनकम मतलब या तो इंडिया में आकर आप इंडियन रिसोर्सेज का यूज़ किए हो, आपने इंडिया में रिसीव किया है, या इंडिया के रिसोर्सेज की वजह से वो एक्रू हुआ है या अराइज हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस,
ये देखिए जितना मैंने अभी पढ़ाया वो यहाँ पर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया, ये एक बार पढ़िएगा, है ना? तो समझ में नहीं आता तो पूछिएगा, है ना? वैसे वो वाली चीज़ें आगे भी हम पढ़ेंगे। जो टेबल मैंने अभी दिखाया आपको, ये टेबल वैसा ही है, ठीक है? यहाँ पर 8 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और 8 पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसी टेबल को रेफरेंस में लेकर के देखिए, आपका आंसर ऐसा ही आएगा। क्या क्या लिखा है भाई? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम, तो तीनों केसेस में टैक्स होगा। हाँ भाई, तीनों केसेस में टैक्स लगेगा। हाउ यस 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 बोल दिया। दूसरा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है ना, मतलब इंडियन इनकम। यस 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 हाउ बोल रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एक्रूड और अराइज इंडिया में है मतलब इंडियन इनकम है, मतलब हाउ यस 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 तीनों में जाएगा, टैक्सेबल होगा। चौथा, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज बोल रहा है मतलब इंडियन इनकम। यस 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 हाउ टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। पांचवा, income received or accrued or arisen outside India from business controlled in or profession set up in India। बताइए भाई, ऑर्डिनरी के केस में हाउ टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के केस में हाउ टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट के केस में नॉट टैक्सेबल है। इनकम रिसीव्ड और accrued और arisen outside India from business control from outside India और profession setup outside India, मतलब फॉरेन इनकम है, बिजनेस वगैरह सब सेटअप आउटसाइड इंडिया है, तो रेसिडेंट के केस में तो लगेगा ही, ऑर्डिनरी के केस में लगेगा ही, नॉट ऑर्डिनरी के केस में नहीं लगेगा और नॉन रेसिडेंट के केस में नहीं लगेगा। सेवंथ पॉइंट है, इनकम रिसीव्ड और एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अदर सोर्स के लिए क्या था? रेसिडेंट के केस में लगना था, बाकी दोनों के केस में नहीं लगना था, तो यस नो नो। और एट्थ पॉइंट है, इनकम एक्रूड और अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आइदर इन अर्लियर ईयर बट नॉट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये पॉइंट देखिए भाई, ये नया लग रहा है। क्या बोल रहा है? इनकम एक्रूड और अराइज एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। एक्रू भी बाहर हुआ, अराइज भी बाहर हुआ, रिसीव भी बाहर हुआ, मतलब फॉरेन इनकम। इन अर्लियर ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से पहले, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रिसीव पहले सालों में हो गया था, दो पिछले प्रीवियस ईयर से पहले रिसीव हो गया था, बाद में उसको इंडिया लाया गया। रेमिट करना मतलब ट्रांसफर किया गया, आप अपने इंडिया के खाते में पैसा ले आए या इंडिया में कैश लेकर के आ गए। प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, ना तो रेसिडेंट, ना तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ना ही नॉन रेसिडेंट के केस में वो टैक्स लगेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं और इनको ध्यान में रख करके हमको अब क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्वेश्चन जब बनाएंगे हम तो हमको क्या क्या ध्यान में रखना है? रेसिडेंशियल स्टेटस ध्यान में रखना है, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया 5000। बताइए क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया 5-5 हजार रुपए। बताइए। सबसे पहले तो सॉरी, ये देखिए कि ये जो इनकम है इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? बताइए, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम है। रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम है। फॉरेन इनकम होगी ना सर? क्यों फॉरेन इनकम होगी भाई? सर वो ईरान में हुआ है
सर ईरान में ईरान प्रॉफिट ईरान हुआ है में तो हाँ, रिसीव ईरान में तो इंडिया में बिजनेस हुआ का ना। प्रॉफिट भी ईरान में हुआ, ठीक है, लेकिन रिसीव तो इंडिया में कर रहे हो। रिसीव कहाँ कर रहे हो भाई? इंडिया में कर रहे हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो वो इंडियन इनकम है। तो इंडियन इनकम है तो टैक्स लगेगा, चाहे स्टेटस रेसिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तीनों सिचुएशन में टैक्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, ये देखिए इनकम या ये प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया 5,000 5,000 5,000। हमने तीनों केस ले लिए हैं, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो तीनों केस में 5,000 रुपये पर टैक्स लगेगा, तो हमने 5,000 रुपये ले लिया सभी में। अगला क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। आपकी हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है? ईरान में है। आपका राम प्रसाद जी का ये जो एसएससी है उनका नाम श्री राम प्रसाद है। तो राम प्रसाद जी का एक घर ईरान में था, उसको उन्होंने किराए पर चढ़ा के रखा था, और वो जो किराएदार था उन्होंने क्या किया, जो पैसा था इनको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो इंडियन इनकम होगा या फॉरेन इनकम होगा, बताइए भाई। सर इंडियन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो इंडियन इनकम है। इनकम होगा। हाँ, और क्योंकि इंडियन इनकम है, तीनों केसेस में रेसिडेंट, नॉट टैक्सेबल होगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा, तो इसको इसकी इनकम में जोड़ा जाएगा। पॉइंट नंबर सी क्या है भाई? पॉइंट नंबर सी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। अब बताइए, फॉरेन इनकम होगा। ये Foreign फॉरेन इनकम। हाँ, और किस टाइप की फॉरेन इनकम? बिजनेस वाली या अदर इनकम? अदर इनकम। सर अदर 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 इनकम। इनकम किसके में टैक्सेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के केस में। ऑर्डिनरी, सॉरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा क्या? नो नहीं सर। होगा, है ना। तो ये जो नहीं 1,000 रुपए है ये सिर्फ रेसिडेंट वाले कॉलम में आएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर ये, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, 1,000 रुपए सिर्फ रेसिडेंट के केस में आएगा, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉट रेसिडेंट के केस में नहीं आएगा। ठीक, अब पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है भाई? पॉइंट नंबर डी बोलता है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। बिजनेस कहाँ इस्टेब्लिश्ड है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। डिपॉजिटेड इन बैंक देयर 20,000, उसमें से 20,000 रुपए वहां के बैंक में डिपॉजिट किया। आउट ऑफ 20,000 सम ऑफ 10,000 इज ब्रॉट टू इंडिया। दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखो बिजनेस कहाँ इस्टेब्लिश है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है भाई? कंट्रोल हो रहा है इंडिया। इंडिया से, है ना। तो ये फॉरेन इनकम तो होगी, है ना। ये कैसी इनकम होगी? फॉरेन इनकम होगी, क्योंकि Foreign। रिसीव कहाँ हो रहा है? फॉरेन में हो रहा है। फॉरेन। पाकिस्तान में ही डिपॉजिट किया गया 20,000 रुपए, है ना। 20,000 रुपए कहाँ डिपॉजिट किया गया? पाकिस्तान में, मतलब ये फॉरेन इनकम। लेकिन कंट्रोल तो इंडिया से हो रहा है ना। अब क्योंकि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, किस किस पर टैक्स लगेगा भाई? रेसिडेंट के केस में टैक्स लगेगा और नॉट ऑर्डिनरी के केस में टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्स नहीं नहीं लगेगा। लगेगा, नहीं है ना। लगेगा। अब यहाँ पर आगे भी देखो क्या लिखा है, 20,000 में से 10,000 रुपए इंडिया लेकर के आया गया, है ना। तो बाद में इंडिया लेकर के आओ कि इंडिया में मत लेकर के आओ, रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। टैक्स लगता है पहली बार इनकम जब हुई उस पर। ठीक है, इनकम हो गई ना 20,000, ठीक है, उसी को देखा जाएगा। बाकी 10,000 रुपए आप बाद में इंडिया में लेकर के आओ न लेकर के आओ, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर ई, ये क्या है? एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड 2,000 रुपए। कैसी इनकम है? इंडियन है या फॉरेन है? इंडियन। फॉरेन। इंडियन है, क्योंकि एक्रू इंडिया में इंडियन। हो गई। रिसीव भले कहीं भी हो वो मत देखो, अगर इंडिया में एक्रू हो गई तो रिसीव्ड मत देखो, रिसीव्ड हो गया तो एक्रू मत देखो। ठीक है,
इंडिया में एक्टिव हो गया मतलब इंडियन इनकम। अब इंडियन इनकम है, इसका मतलब क्या, तीनों केस में रेसिडेंट, तीनों में लगेगा। नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तीनों में टैक्सेबल होगा, तीनों में जोड़ दो। अगला पॉइंट क्या है भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर 6000। अब बताओ इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? कानपुर कहाँ है? इंडिया में। इंडियन इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है, तो तीनों केसेस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा, लगेगा। है ना। पॉइंट नंबर जी क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में खेती किसानी कर रहे हैं राम प्रसाद, श्री राम जी, है ना। इट इज ऑल स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंदन, 5000 रुपए। बताइए भाई, फॉरेन फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। इंग्लैंड का एग्रीकल्चर है, वहां ही उसने कमाया, एक्रू किया, वहां ही उसने रिसीव कर लिया, है ना, और वहां ही उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। अब बताइए रेसिडेंट के केस में इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं यदि लगेगा। ये नहीं लगेगा सर। लगेगा, नहीं लगेगा लगेगा भाई, लगेगा। सर, ये तो एग्रीकल्चरल इनकम है ना। सर ऑर्डिनरी में लगेगा ना सिर्फ। एग्रीकल्चरल इनकम है, कौन बोला एग्रीकल्चरल इनकम है? एग्रीकल्चरल इनकम जब हमने पढ़ा था उसमें लिखा था कि एग्रीकल्चरल इनकम वही होगी यदि आपका जो लैंड है, जमीन है, वो कहाँ हो, इंडिया में हो। यहाँ पर जमीन कहाँ है भाई? यस सर। इंग्लैंड में, इंग्लैंड नहीं है, है ना। तो इंग्लैंड ये में। एग्रीकल्चरल इनकम तो नहीं होगी, है ना। दूसरी बात, ये इनकम हुई है, यदि रेसिडेंट है तो क्या बोला था मैं, मत देखो कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। रेसिडेंट के केस में तो हर जगह वो टैक्सेबल होगा, है ना। कॉलम देख लेना, रेसिडेंट वाले केस में हर जगह टैक्सेबल है भाई, ठीक है। सर तो राम प्रसाद इधर इंडिया का है क्या? नहीं, वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि राम प्रसाद यदि रेसिडेंट होगा तो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो क्या होगा, या नॉन रेसिडेंट होगा तो क्या होगा। तो हमने तीनों सिचुएशन को ले लिया, है ना। हर क्वेश्चन में ऐसा ही बोलेगा कि राम प्रसाद यदि रेसिडेंट है तो बताओ, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो बताओ, या नॉन रेसिडेंट है तो बताओ, ठीक है। यदि सिर्फ रेसिडेंट बोल दिया ना तो ये मानकर चलना कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी के केस में वो अलग से लिखेगा कि ये नॉट ऑर्डिनरी है। सर अगर वो रेसिडेंट हुआ तो वो तो फिर हर चीज में टैक्स लगेगा उसका। हाँ, रेसिडेंट है मतलब इंडियन इनकम हो कि फॉरेन इनकम हो, टैक्स लगेगा ही लगेगा, और है ना। नॉन रेसिडेंट हुआ तो अब फिर लास्ट वाले में नहीं लगेगा, फॉरेन इनकम के हाँ, जो अदर्स हाँ आते हैं। फॉरेन इनकम, हाँ फॉरेन इनकम पर नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्स नहीं लगेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में फॉरेन इनकम पर टैक्स तभी लगेगा जब उस बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो और बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो, तभी फॉरेन इनकम पर टैक्स लगेगा। और नॉट ऑर्डिनरी के केस में, यदि नॉट ऑर्डिनरी का केस है और इनकम फॉरेन इनकम अदर इनकम है, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी टैक्स नहीं लगेगा। टेबल में देखो, है ना। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कितना रुपए, 10,000 रुपीज, है ना। पुरानी कोई अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम थी जो कि इंडिया में लाई गई पिछले साल। तो बुक वाला जो सबसे लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि पुराने सालों की कोई इनकम यदि प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाई जाती है फॉरेन इनकम, तो उस पर टैक्स नहीं लगता किसी भी केस में, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विल नॉट बी टैक्सेबल इन आइदर ऑफ द केसेस। सर जी में क्या होगा? जी में इंग्लैंड वाला है, तो इंग्लैंड वाला तो फॉरेन इनकम है, अदर टाइप का इनकम है, तो उस केस में सिर्फ रेसिडेंट में लगेगा, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के केस में नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हल्ला यस मत सर। करो। सर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा ना कि मतलब रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है? हाँ, क्या बोली? सर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा ना कि मतलब रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, जैसे इसमें तीनों बताया है। हाँ, तो
क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ये 3 सिचुएशन है, रेसिडेंट का, नॉट ऑर्डिनरी का और नॉन रेसिडेंट का। तो तीनों सिचुएशन में आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोला हो कि सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी के लिए बताओ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोला हो सिर्फ रेसिडेंट के लिए बताओ, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोले सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए। ठीक है, जनरली सर ये तीनों के बारे में पूछता आखिरी है ना, जनरली सर ये तीनों। आखिरी वाला क्यों नहीं लग रहा? हाँ, आखिरी वाला इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, वो पिछले साल से पहले की इनकम है जो कि फॉरेन इनकम है। ठीक है, इस वजह से। तो उसका कुछ भी नहीं लगेगा अभी टैक्स है? हाँ हाँ, इस प्रीवियस ईयर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आया समझ में? यस तो सर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन Yes, हैं, sir. आप सारे क्वेश्चन को बनाते जाइए। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को पूछिए। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल सा चैप्टर है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नजर आई क्या? नहीं, बस आपको क्या करना है,